नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ रिया डंगवाल। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज, सच दिखाने का। क्या पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी विश्वसनीयता खो दी है? खबरें आ रही है कि ईरान ने जिन शर्तों पर सीजफायर का मन बनाया था, अमेरिका उन तमाम वादों से मुकर गया है। ईरान ने साफ कहा था कि दोनों तरफ से हमले रुकेंगे। ईरान पर तो इजराइल और अमेरिका की तरफ से हमले नहीं हो रहे हैं, लेकिन ईरान के सहयोगी लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी है, जिससे ईरान उनके साथ धोखा मान रहा है। अब इस सबके बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाली भूमिका पाकिस्तान की रही है। जिस पाकिस्तान ने गारंटर बनकर ईरान को भरोसे में लिया था, आज वही पाकिस्तान अपने वादों से यू टर्न ले चुका है। सवाल यह है कि आखिर शहबाज शरीफ ने ईरान को धोखा क्यों दिया? क्या यह वॉशिंगटन का दबाव था या पाकिस्तान की मजबूरी? आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन देखिए, पश्चिमी एशिया में बारूद की गंध अभी कम भी नहीं हुई कि कूटनीति के गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान और अमेरिका के बीच जो सीजफायर की उम्मीद जगी, वो अब टूटती हुई नजर आ रही है। ईरान का दावा है कि अमेरिका अपनी शर्तों से पीछे हट रहा है या हट चुका है, लेकिन ईरान के लिए सबसे बड़ा झटका पड़ोसी देश पाकिस्तान का बर्ताव है। इस्लामाबाद ने जिन बातों की गारंटी दी थी, अब शहबाज सरकार उन पर बात करने को तैयार तक नहीं है। ईरान अब खुलकर कह रहा है कि उसे पाकिस्तान पर भरोसा नहीं रहा। आज हम पड़ताल करेंगे कि आखिर पाकिस्तान की इस धोखाधड़ी के पीछे का मास्टरमाइंड आखिर कौन है। क्या पाकिस्तान सिर्फ अमेरिका की कठपुतली बनकर रह गया है या असल वजह कुछ और है? इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। कुछ ही देर में खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन पहले देखिए, आप ये भी समझिए कि ट्रंप का इशारा और ईरान को आखिर क्यों जो है धोखा दिया गया है, आपको अब धीरे धीरे करके देखिए समझाएंगे कि आखिर अब तक इस पूरे मसले पर क्या हुआ है। ट्रंप का इशारा और ईरान को धोखा, अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान एक्टिव हुआ, वो बीच में आया, उसने मध्यस्थता कराई। यानी अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान बिचौलिया बना, उसने ईरान के साथ भी बातचीत रखी, अमेरिका के साथ भी बातचीत रखी। लेकिन अब ईरान जो है पाकिस्तान पर धोखा देने का आरोप लगा रहा है। ईरान को भेजा प्रस्ताव भी यूएस ने तैयार किया था। देखिए, एक पोस्ट वायरल हुआ जिसमें पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जो एक्स पर पोस्ट किया, उसमें ड्राफ्ट लिखा था। इससे यह समझ गया कि जो प्रस्ताव भेजा गया था वो भी अमेरिका ने दिया और वही रिपोस्ट शहबाज शरीफ ने किया। लेबनान के बारे में पाकिस्तान पूरी तरह अनजान बना हुआ था। पाकिस्तान ने लेबनान को लेकर भ्रम की सृष्टि की, अमेरिका को कुछ और बात कही और ईरान को कुछ और बात बताई। इस्लामाबाद मैसेज को आगे बढ़ाने वाला, आप देखिए ये चीज भी निकलकर सामने आई है। इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान सिर्फ मैसेज गेम खेलता रहा, असलियत में मध्यस्थता कराने में, यानी इस सीजफायर का जो क्रेडिट पाकिस्तान ले रहा है, वो क्रेडिट उसको नहीं जाता है। वो सिर्फ मध्यस्थता कराने के लिए एक मैसेंजर का काम कर रहा था। पीएम शहबाज शरीफ की पोस्ट भी अमेरिका का ही ड्राफ्ट थी, यानी अमेरिका की तरफ से ड्राफ्ट में उन्हें वो पोस्ट मिला, वही चीज उन्होंने रिपोस्ट कर दिया और उसका खुलासा भी हो गया। व्हाइट हाउस से अप्रूवल के बाद ये पोस्ट किया गया। यानी जो क्रेडिट शहबाज शरीफ ले रहे हैं सीजफायर कराने का, 7 अप्रैल को इससे पहले जो 40 दिनों तक युद्ध चला ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच, उसमें सीजफायर हो जाती है। क्रेडिट लेते शहबाज शरीफ की, इन्होंने मध्यस्थता कराई। अब पाकिस्तान की भूमिका को लेकर ही प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। इस्लामाबाद में बैठक भी यूएस के इशारे पर ही तय हुई। यानी द ओनली रीजन जो ये बैठक इस्लामाबाद में हो रही है, जिसके लिए खूब तैयारियां चल रही है, कल ये बैठक होने वाली है यानी शनिवार को, उससे पहले वहां पे चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अमेरिका का जो डेलीगेशन है वो पाकिस्तान पहुंच भी गया है। पूरी तरह सीजफायर लागू करो या जंग में उतरो। देखिए, ईरान का अल्टीमेटम क्या है? ईरान का कहना है या तो पूरी तरह सीजफायर लागू करो या फिर जंग में उतरो। ईरान साफ कह रहा है कि फायर है वो किन शर्तों पर हो कि लेबनान में भी, यानी जो उसका सहयोगी, उस पर हमले ना हो। हमला युद्ध विराम का उल्लंघन है। ईरान का साफ मैसेज है कि लेबनान पर जो इजराइल हमले कर रहा है वो आखिर क्यों हो रहा है? इसका मतलब यही है कि सीजफायर, अमेरिका अपने वादों पर कायम नहीं रहा, क्योंकि पाकिस्तान से जो मैसेज गेम खेला गया उसमें अमेरिका और ईरान दोनों को ही अलग अलग गई थी। परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से पीछे
नहीं हट। जो 10 पॉइंट्स ईरान ने पेश किए हैं, प्रस्ताव भेजा है, उसमें उन्होंने साफ कहा है कि हम परमाणु हथियार बनाने से पीछे नहीं हटेंगे। ये पूरी जंग देखिए, समझिए इसकी हिस्ट्री कि पूरी जंग आखिर शुरू क्यों हुई। पूरी जंग शुरू होने के पीछे रीजन ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम था। और देखिए इसी पर चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यह भी समझिए कि किस तरह से ये जो अब गेम चल रहा है, मध्यस्थता की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन क्या मध्यस्थता हो पाएगी, इसी पर चर्चा आगे बढ़ाएंगे। कल जो मीटिंग होने वाली है शनिवार को, देखिए पूरे विश्व की निगाहें कल हाई प्रोफाइल बैठक पर है, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान है ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ है। आशीष सहाय जी, कल जो मीटिंग होने वाली है, देखिए हम पाकिस्तान की क्या भूमिका है, मैसेंजर है या मध्यस्थता करा रहा है, इस पर तो चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्योंकि चर्चा की शुरुआत में इसी प्रश्न के साथ करना चाहूंगी कि कल होने वाली बैठक से क्या उम्मीद दुनिया लगाए, क्योंकि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद ये पहली बार होगा जब बातचीत की टेबल पर ईरान का डेलीगेशन और अमेरिका का डेलीगेशन पहुंचेगा। लेकिन देखिए जैसा पहले भी हम चर्चा करते रहे हैं कि इंफॉर्मेशन का ओवरलोड है। सर क्या समझा जाए, कुछ खबरें ऐसी भी हैं जो कह रही हैं ईरान की तरफ से कि जब तक पूरी तरह से सीजफायर लागू नहीं होगा बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। तो क्या समझा जाए, कल मीटिंग होगी, मीटिंग नहीं होगी, ईरान का डेलीगेशन मीटिंग में बैठेगा, ये डायरेक्ट मीटिंग होगी या इनडायरेक्ट मीटिंग होगी, आपको क्या लगता है सर? रिया, मेरे असेसमेंट के हिसाब से मीटिंग होगी, कल की चर्चा होगी। नॉर्मली इस तरह के केसेस में देखा गया है कि जब दोनों वॉरिंग फैक्शंस के आपस के संबंध बहुत बुरे हैं तो दूसरे प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं, उनको अलग अलग जगहों पे रखा जाता है। मीडिएटर जो होता है वो बीच में होता है। कई बार उनको फेस टू फेस नहीं लाया जाता है, इन स्पाइट ऑफ देयर फिजिकल प्रेजेंस। दोनों होंगे इस्लामाबाद में, लेकिन अलग अलग कमरों में होंगे, एक दूसरे को ना देख पाए क्योंकि गुस्से में कुछ, ये ह्यूमन बिहेवियर को मद्देनजर कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो किए जाते हैं। लेकिन चर्चा होगी क्योंकि सीज फायर होके काफी वक्त गुजर गया और 3 छोटे हमले, जो एक यूएई, एक मेरे ख्याल कुवैत और एक बहरीन में हुआ है, जिसको तीनों ने आईआरजीसी ने डिनाई किया कि ये उनके हमले नहीं है। तो शक की सुई मुसाद या उनके फैक्ट ऊपर छोटे हमले हैं। ईरान ने ऑफिशियली कोई भी हमला सीज फायर के बाद, लेकिन 2 रेड फ्लैग्स हैं इसमें। एक, ईरान का ये कहना कि इजराइल के हिजबुल्लाह पे अटैक इस ट्रीटी का मतलब सीज फायर का एक कंडीशन है, और अमेरिका की एक नाराजगी कि हॉर्मुज पे वो पैसे कैसे ले रहे हैं। तो ये नाराजगी भी अमेरिका की बहुत ही डिप्लोमेटिक फेलियर की तरफ इंडिकेशन देती है, क्योंकि उनका क्लॉज तो ये था कि हॉर्मुज को फ्री कर दिया जाए, लेकिन रियलिटी में हॉर्मुज तो फ्री नहीं है, रिस्ट्रिक्टेड वहां से शिप्स हो रही हैं और उस पे भी पैसे लिए जा रहे हैं। लेकिन अमेरिका ने बहुत ही इंटेलिजेंटली रेस्ट्रिक्शन वाले क्लॉज के ऊपर अभी तक कोई ऑब्जेक्शन नहीं रेज किया, जबकि वो मेजर क्लॉज है कि अगर अभी भी आईआरजीसी या उनका कोई फैक्शन कंट्रोल कर रहा है तो अमेरिका के जो प्री कंडीशंस थे सीज फायर के वो तो मीट नहीं हुए। लेकिन उन्होंने ऑब्जेक्शन सिर्फ ये किया है ट्रम्प साहब अपने ट्रूथ सोशल पे कि वो पैसे कैसे ले रहे हैं। नहीं साहब, वो सिर्फ पैसे नहीं ले रहे हैं, अभी वो पॉजिटिव कंट्रोल एक्सरसाइज कर रहे हैं हॉर्मुज पे। अभी पिछले 24 घंटे का जो शिप ट्रैकर्स एप्स है वो दिखा रहे हैं कि 10 से भी कम जहाज, 10-12 जहाज ही पास किए हैं, जबकि ओरिजिनली उनको कम से कम 50-60-100 जहाज निकल जाने चाहिए थे इतनी देर। तो ये दोनों रेड फ्लैग्स हैं, एक ईरान की तरफ से, एक अमेरिका की तरफ से। लेकिन एक पॉजिटिव डेवलपमेंट जो पिछले 24-36 घंटों से चल रही है वो ये है कि लेबनान की सरकार ने अभी अपना स्टांस बहुत मेजरली ओपन कर दिया है। पहले वो चुप रहते थे, लेकिन वो इस बहती गंगा में अपने लेबनान की सरकार के हिजबुल्लाह के मिलिट्री विंग के साथ जो डिफरेंसेस हैं, बड़े सीरियस डिफरेंसेस हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिजबुल्लाह को इतना ईरान का सपोर्ट था कि लेबनान की सरकार अपनी आर्मी को हिजबुल्लाह के लेबनान में उपस्थित जो प्रॉक्सीज थे उनके साथ भिड़ाना नहीं चाहती थी। लेकिन अब लेबनान ने आज ही ये इंफॉर्मेशन दी है कि अगले कुछ हफ्तों में वॉशिंगटन में लेबनान इजराइल के बीच में बात होगी, लेबनान और इजराइल की अमेरिकन प्रेजेंस में बात होगी। तो इसके 2 बड़े मेजर इंडिकेशंस आप देखें। एक, लेबनान ईरान को ये बता रहा है कि आप जबरदस्ती लेबनान के हिजबुल्लाह की तरफदारी ना करें, ये हमारा इंटरनल और हमारा बायलैटरल। क्यों? क्योंकि लेबनान की गवर्नमेंट वर्सेस हिजबुल्लाह, और बायलैटरल क्यों? वर्सेस इजराइल।
तो ये दोनों उन्होंने बोल्ड एक इंडिकेशन है ईरान को, इसीलिए पिछले कुछ घंटों से इस मुद्दे पे ईरान के यहाँ से भी कोई टॉप लीडरशिप नहीं बात कर रही है, और शायद उनकी एडवांस पार्टीज इस्लामाबाद पहुंच भी गई है। 100% कंफर्मेशन अभी नहीं आई है। और सिमिलरली अमेरिकन टीम भी इस्लामाबाद जो एडवांस पार्टी होती है वो पहुंच गई है, ऐसी इंफॉर्मेशन है, कंफर्मेशन नहीं आई है। जी रिया। बिल्कुल, यानी कल होने वाली बैठक में जैसे ने भी कहा सर कि देखिए बैठक तो जरूर होगी, लेकिन इनडायरेक्ट ग्रुप कैप्टन के देवनाथ जी भी हमारे साथ है, रक्षा विशेषज्ञ है ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी। जिस तरह से ग्रुप कैप्टन सहाय जी कहा कि ये बैठक तो होगी लेकिन इनडायरेक्ट होगी, यानी दोनों ही जो पक्ष हैं वो अलग अलग कमरों में रहेंगे और पाकिस्तान क्योंकि यहाँ पर मीडिएटर की भूमिका में है तो पाकिस्तान मैसेज का आदान प्रदान करेगा। सर कितनी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा जब सीज फायर की भी शहबाज शरीफ का एक्टिव रोल उसमें था, लेकिन मैसेज में कुछ गड़बड़ी थी। पाकिस्तान की से अमेरिका को कुछ और बताया और ईरान को कुछ और बताया गया, लेबनान को बेसिकली कंफ्यूजन था। ऐसी भी चर्चाएं हुई कि ड्राफ्ट मैसेज जो है शहबाज शरीफ ने वही सीधे रिपोस्ट कर दिया था, बाद में गलती उन्होंने छुपाई, मैसेज डिलीट किया। अब की बार ये जो, क्योंकि फिर से देखिए पाकिस्तान जो है मीडिएटर है, इस्लामाबाद में ही बैठक होनी है, क्या समझा जाए अब की बार जो मैसेज का आदान प्रदान होगा वो पाकिस्तान कितना क्लैरिटी और पारदर्शिता के साथ करे, अब की बार कोई कंफ्यूजन ना हो, इसकी कितनी पॉसिबिलिटी? हाँ देखो रिया, फॉर्मेट ऑफ मीटिंग जो हमने इसके पहले देखा मस्कट में, हमने ओमान की राजधानी में, वो भी तब उभय पक्ष जो है अलग जगह पर बैठते थे और मीडिएटर जो है पार्टी ए से मिलता था, पॉइंट पार्टी बी को बताता था। इसके बाद जब जनवा में बातचीत हुई, थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स, उसमें भी जो कि 26-27 फरवरी को चल रही थी, उसमें उभय पक्ष जो थे वो अलग अलग जगह पर बैठे हुए थे और जो मीडिएटर था वो एक कमरे से मैसेज दूसरे कमरे में ले जाता था, दूसरे कमरे से मैसेज इस कमरे में लाता था। तो ये संभव है कि कल भी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में अगर ईरानी डेलीगेशन आके बैठती है तो वो एक कमरे में, एक कॉन्फ्रेंस हॉल में, एक ही टेबल पर नहीं होंगे, वो अलग अलग वेन्यूज में रहते हैं, अलग अलग कमरे रहते हैं। और पाकिस्तान जो है जैसे इनके 10 जाके अमेरिका को बता दिए, अमेरिका के 15 पॉइंट हैं उनको लाके ईरान के देश को बता दिए। ये कई बार इंटरनेशनल फोरम में हो, इसके बाद से अगर थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है तो नेक्स्ट राउंड ऑफ मीटिंग में आमने सामने बैठ के बात कर सकते हैं। प्रिया देखो, ये क्योंकि मैं प्योरली मिलिट्री मैन बात करूंगा, मैं ऐसी बात नहीं करूंगा कि पाकिस्तान कमजोर है या पाकिस्तान की खिल्ली उड़ाई जाए। देखो पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, इसके पहले कतार कोशिश करता था, फिर ओमान ने कोशिश की, स्विट्जरलैंड में जेनेवा में भी कोशिश की गई। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है। क्या इस कोशिश को और कोई देश कर सकता था? तुर्की कर सकता था? शायद फिलहाल नहीं। क्या मिस्र कर सकता था? शायद फिलहाल नहीं। क्या इस कोशिश को सऊदी कर सकता था? शायद फिलहाल नहीं, क्योंकि सऊदी तो खुद ही एक पार्टी है। क्या इस कोशिश को भारत कर सकता था? यह बहुत बड़ा सवाल है। तो इसके बाद पाकिस्तान ने जो भी कोशिश कर रहा है तो शायद एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर क्रिएट करने की जरूरत है। देखो पाकिस्तान कमजोर है, पाकिस्तान पिछलग्गू है, ठीक है, लेकिन बात है कि मैक्रो व्यू क्या है। बड़ी बात यह है कि युद्ध बंद होना चाहिए ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुलना चाहिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर खुलना है तो बातचीत होनी चाहिए। बातचीत अगर होनी है तो उसमें ईरान का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि हिजबुल्लाह पर फिलहाल बमबारी बंद होनी चाहिए। तो हिजबुल्लाह के ऊपर बमबारी इजराइल किस तरह से बंद करेगा? अमेरिका के दबाव पर। तो अमेरिका को बातचीत करने के लिए आना चाहिए और पाकिस्तान एक माहौल, एक जगह, एक वेन्यू दे रहा है। तो मेरे ख्याल से हम कल बहुत उम्मीद के साथ देख रहे हैं। बतौर मिलिट्री मैन मैं बात कर रहा हूं, कोई भी पूरे विश्व के सभी जो टॉप लीडर्स की निगाह
ने भी कहा कि पाकिस्तान पहल के लिए आगे आया। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन बेसिक से बेसिक यही समझे कि फिलहाल के लिए सभी की भलाई अभी इसी चीज में है कि युद्ध जो है वो पूरी तरह से रुक जाए। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, सर इससे पहले भी कई लेवल की बातचीत हो चुकी है। इससे पहले हमने देखा था जब एपिक फ्यूरी शुरू हुआ, उससे 48 घंटे पहले ही बातचीत हुई थी, हालांकि इनडायरेक्ट मीटिंग ही थी वो भी। और पिछले साल अगर 2025 की बात करूं तब भी 2 लेवल की बातचीत हुई, लेकिन सभी लेवल्स पर ये बातचीत विफल रही है। अब की बार ये बातचीत सफल रहे उसके कितने चांसेस आपको नजर आ रहे हैं, कितने आसार आपको नजर आ रहे हैं? और सर अगर एक डेलीगेशन पर हम नजर डालें, जो स्टीव विटकॉफ है या फिर आपकी ऑडियो नहीं आ रही है। जी सर आपको आवाज मिल पा रही है? रिया आपकी, आई कांट हियर यू। आपके साथ फिर से जुड़ने का प्रयास करूंगी। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, सर आपको ऑडियो मिल पा रही है? आई कांट हियर यू रिया, मेरे को आपकी आवाज नहीं सुनाई। ठीक है, शायद ऑडियो में कुछ दिक्कत है। सर फिर से आप लोगों के साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे। देखिए तब तक अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें मोटा मोटी इस मीटिंग में क्या कुछ संभावनाएं हैं। देखिए कई लेवल की बातचीत हो चुकी है। सर मैं फिर से आपके साथ जुड़ने का प्रयास करती हूं। पीसीआर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी फिर से ऑडियो में जो भी दिक्कत है प्लीज उसे दुरुस्त करें, तब तक दर्शकों को समझा दें। देखिए कुल मिलाकर अब तक इस युद्ध में जो भी अपडेट्स हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कल हाई लेवल हाई प्रोफाइल मीटिंग इस्लामाबाद में होने वाली है। इस मीटिंग पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि जब से सीज फायर हुआ है, या आप ये कह लीजिए जब से 28 फरवरी को जब अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर ऑपरेशन मिडनाइट फ्यूरी चलाया था, अब तक कई सैकड़ों लोगों की ईरान में जान जा चुकी है। देखिए डैमेज जो है युद्ध में दोनों तरफ हुआ है, यानी जहां ईरान से आप ये तस्वीरें देखिए विनाशकारी तस्वीरें, तो वहीं अमेरिका और इजराइल में भी थोड़ा बहुत नुकसान। हालांकि अमेरिका में डायरेक्ट नुकसान नहीं हुआ है, अमेरिका के जो सैन्य ठिकाने हैं खाड़ी देशों में वहां ये नुकसान देखने को मिला है। लेकिन कुल मिलाकर जब से ये युद्ध शुरू हुआ 40 दिनों के युद्ध के बाद सीजफायर 7 अप्रैल को होता है, और उसके बाद अब आप ये समझिए कि ये पहली बातचीत अब होने वाली है इन देशों के बीच में, यानी अमेरिका ईरान पहली बार इस ऑपरेशन के बाद, इस युद्ध के बाद आमने सामने होंगे। हालांकि संभावनाएं है कि एक इनडायरेक्ट मीटिंग हो, यानी कि जो अमेरिका का डेलीगेशन है वो अलग कमरे में हो, ईरान का डेलीगेशन अलग कमरे में होगा, और पाकिस्तान क्योंकि यहां पर मीडिएटर है जो कि वेन्यू दे रहा है, इस्लामाबाद में ये मीटिंग कल होने वाली है, तो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं और आर्मी चीफ है जनरल आसिम मुनीर, वो मीडिएटर का काम यहां पर कर सकते हैं, यानी एक कमरे से दूसरे कमरे में मैसेज ले जाने का काम। इस पर चर्चा को आगे और बढ़ाएंगे, हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद है। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। फर्श की टाइल्स को चेंज करो, बड़ी स्लिपरी हैं। थर्मोकूल वॉशिंग मशीन। थर्मोकूल, इंडिया का नया अंदाज। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। चाहे कितने ही मुश्किल रास्तों पर चलना हो, मजबूत कदमों से हर जंग जीती जा सकती है। और ऐसे मजबूत कदमों के लिए आपको चाहिए डॉक्टर ऑर्थो एक्यूप्रेशर स्लीपर्स एंड शूज, जो आपको हर पल देते हैं एक नई एनर्जी, मजबूती और दर्द से पूरी आजादी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टिकेगा। डॉक्टर ऑर्थो celebrates the release of Decoy in cinemas on 10th April. जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नए उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड HNN न्यूज पर।
शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। जब सत्ता सवालों से कतराए, जब मुद्दे धुंध में छिप जाए, तब जरूरी है एक ऐसी आवाज जो शोर नहीं प्रहार करे। देखिए प्राइम टाइम प्रहार मेरे साथ, सोमवार से शुक्रवार सिर्फ HNN न्यूज पर। और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, कल शनिवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हाई प्रोफाइल मीटिंग होने वाली है। अमेरिका के डेलीगेशन और ईरान के डेलीगेशन के बीच ये इनडायरेक्ट वार्ता होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या जो युद्ध विराम हुआ है वो अब एक परमानेंट युद्ध विराम में, यानी संपूर्ण युद्ध विराम में तब्दील होगा। इसी पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी हमारे साथ हैं और ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ है। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, सर देखिए, इससे पहले भी कई दौर की बातचीत हुई है। जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी शुरू हुआ था उससे 48 घंटे पहले तक भी बातचीत हो रही थी। पिछले साल की अगर बात करूं 2025 में भी 2 लेवल की मीटिंग हुई थी। अब की बार भी डेलीगेशन लगभग सेम है। एक जो चीज मुझे अलग दिख रही है वो कि उपराष्ट्रपति जेडी वांस की प्रेजेंस, क्या समझा जाए, जेडी वांस की प्रेजेंस होना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दे सकती है? ग्रुप कैप्टन आशीष साई जी, सर आपको आवाज मिल पा रही है? रिया, आई एम वेरी सॉरी, आवाज नहीं आ रही। यूके, ठीक है सहाय जी, मैं आपको फिर से जोड़ने का प्रयास करूंगी। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, सर आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, बताइए सवाल। जी, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, सर सवाल यही था, इससे पहले भी कई लेवल की बातचीत हुई है। जब ऑपरेशन एपिक फ्यूरी हुआ उससे 48 घंटे पहले तक भी बातचीत का दौर जारी था। पिछले साल भी कई लेवल की बातचीत हुई, लेकिन वो सारी बातचीत विफल रही, बेनतीजा रही। अब की बार जो मेरे को एक चीज अलग लग रही है सर, वो है जेडी वैंस की प्रेजेंस। जेडी वैंस का इस बातचीत में खुद मौजूद होना कोई पॉजिटिव संकेत माने? बहुत बड़ी बात यह है कि वाइस प्रेसिडेंट जब आते हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने खास तौर से जब उनको नॉमिनेट किया है, तो इसके मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी प्रेसिडेंशियल पावर्स को भी डेलीगेट कर दिया है वाइस प्रेसिडेंट को। और अगर हम देखें तो डोनाल्ड ट्रंप के सन इन लॉ भी इस डेलीगेशन के हिस्से हैं, तो डोनाल्ड ट्रंप की एक पर्सनल फैमिली कमिटमेंट भी है। तो कल जब बातचीत होगी आप देखेंगे माहौल पहले के जितने बातचीत हुए थे उनके मुकाबले ज्यादा वाइब्रेंट और ज्यादा पॉजिटिव होगा। सबसे बड़ी बात है कि कल ईरानियन डेलीगेशन अगर आया तो वो भी एक पॉजिटिव माइंडसेट में ज्वाइन करेंगे, क्योंकि अमेरिका ने और इजराइल ने देखिए अब 36 घंटे हो गए, ईरान पर कोई डायरेक्ट बॉम्बिंग नहीं की है जी। तो ईरान के लिए ये बहुत ही पॉजिटिव इनपुट है, इंडिकेशन है कि अमेरिका और इजराइल कुछ ईमानदारी दिखा रहे हैं। हाँ, छोटा सा एक मुद्दा है कि हिजबुल्लाह के ऊपर इजराइल बार बार हमले कर रहा है, तो कल जब बातचीत होगी इस छोटे से मुद्दे से ही चालू होगी और दुनिया भर के जितने पॉलिटिशियंस हैं, डिप्लोमेट्स हैं, वो आकलन लगा रहे हैं कि कल बातचीत के दौरान अमेरिका ये एश्योरेंस देगा कि वो नेतन्याहू को और इजराइल को समझा देंगे कि फिलहाल कुछ दिनों के लिए हिजबुल्लाह पर हमले ना करें, और उसके तुरंत बाद ही ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। जी आशीष साय जी, सर 4 पॉइंट्स जिन पर बातचीत अटक सकती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरा पॉइंट लेबनान, तीसरा पॉइंट सर जिस चीज का यूरेनियम इनरिचमेंट का जिक्र किया जा रहा था, और चौथा पॉइंट बैलिस्टिक मिसाइल्स। आपको लगता है ये 4 पॉइंट्स में से कोई भी एक पॉइंट जो है बातचीत के लिए अड़चन बढ़ सकता है, या जो डील होने वाली है उसके लिए अड़चन पैदा करे?
ग्रुप कैप्टन सहाय जी, सर आपका आवाज मिल पा रही है? जी हाँ रिया बताएं। सर 4 पॉइंट्स जिस पे मुझे लगता है बातचीत जो है अटक सकती है, इसमें यूरेनियम इनरिचमेंट, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और लेबनान। सर इनमें से कोई पॉइंट आपको लगता है जो बातचीत की या डील की रास्ते में अड़ंगा बन सकता है? देवनाथ जी सर आपके लिए सवाल। सर इन 4 पॉइंट्स में से आपको लगता है सर कोई एक पॉइंट ऐसा है जो डील को नो डील कर सके? तो देखिए ड्राफ्ट से अब ये राज भी खुल चुका है कि पाकिस्तान यहां पर मीडिएटर नहीं बल्कि सिर्फ मैसेंजर की भूमिका में है। हालांकि ईरान ने क्या कुछ अल्टीमेटम दिया है वो भी समझिए। अमेरिका अपने वादों पर कायम नहीं रहा, परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से पीछे नहीं हटेंगे, पूरी तरह सीजफायर लागू करो नहीं तो जंग का सामना करो। लेबनान पर हमला जो है वो पूरी तरह से रुके, पूर्ण रूप से रोके, क्योंकि ईरान पर देखिए अभी जब से सीजफायर हुआ है अमेरिका और इजराइल की तरफ से कोई फ्रेश अटैक नहीं किया गया है, लेकिन लेबनान पर इजराइल के हमले लगातार जारी है जो ईरान के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। ईरान की तरफ से जो 10 पॉइंट्स दिए गए हैं, सीजफायर की जो शर्तें दी गई है, उसमें यह भी एक हिस्सा था कि लेबनान यानी जो ईरान के सहयोगी हैं उन पर भी इजराइल हमले ना करे या हमले रुके। लेकिन ईरान मान रहा है कि सीजफायर की शर्तों का उल्लंघन हो रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ने भी सीजफायर के लिए जो शर्तें दी थी उसमें यह था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से फ्री हो जाए, वहां जो जहाज फारस की खाड़ी में अटके हुए हैं उनको फ्री मूवमेंट मिले, फ्री पास मिले। लेकिन ईरान के अपने अलग प्लान्स हैं। ईरान चाहता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को वो पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रखे। और अभी अगर मैं मौजूदा स्थिति की बात करूं तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अभी भी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट जारी है, यानी अभी जो जहाज या जो वेसल पास हो रहे हैं वो ईरान की जो IRGC है उसकी परमिशन के बिना नहीं हो पा रहे हैं। साथ ही एक टैक्स की भी बात सामने आई है। देखिए इस पर और अपडेट्स आप तक पहुंचाएंगे। यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस आएंगे, बने रहे हमारे साथ। आइसक्रीम खाओगी? जंगल में आइसक्रीम मिलती है। समर कूल रेफ्रिजरेटर, आप अपनी ड्यूटी निभाओ, ये अपनी ड्यूटी निभाएगा। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग, कण कण में जान। लोग बोलते हैं आयुर्वेद में बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज संभव नहीं है। मैं आपसे बोलता हूं, अगर आप पंचकर्मा कराते हो, नेचुरोपैथी की मदद लेते हो, डाइट ठीक करते हो, योगा करते हो, आप बॉडी को डिटॉक्स करते हो, तो बड़ी बड़ी बीमारियों को हरा सकते हो। जहां हर खबर है पहाड़ों की तरह खूबसूरत और हर मुद्दा है उतना ही दमदार। चार धाम यात्रा हो या बारिश का पहाड़ों की सुरक्षा हो या सरकार के बड़े फैसले, हम बताएंगे आपको हर वक्त हर खबर के साथ। नई उत्तराखंड की नई आवाज, खबर उत्तराखंड, HNN न्यूज पर। जब हर तरफ खबरों का शोर हो, जब सच और अफवाह में फर्क ना हो, तब एक चैनल उठता है सवालों की रोशनी लेकर, आपके हित की आवाज बनकर। HNN न्यूज, जुनून सच दिखाने का। और एक बार फिर से
सभी का स्वागत है। चर्चा हम कर रहे थे कल होने वाली हाई प्रोफाइल बैठक को लेकर, क्योंकि विश्व भर की निगाहें इसी मीटिंग पर होने वाली है। इसी मीटिंग से आगे यानी मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ेगा, एस्केलेट होगा या कम होगा, इसी मीटिंग पर निर्भर करता है। यानी अगर आपके देश के भी जहाज या वेसल्स स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए हैं तो उनका भविष्य आने वाले दिनों में क्या होने वाला है, फ्री पास मिलेगा या एक टोल टैक्स के साथ ही वेसल्स को आगे जाने की मंजूरी मिल पाएगी, इस पर आगे चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं। सर, हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सर 4 पॉइंट्स जिस पर मुझे लगता है कल बातचीत का सिलसिला अटक सकता है या भटक सकता है। पहला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, दूसरा लेबनान, तीसरा सर जो यूरेनियम इनरिचमेंट वाला जो मसला है, और चौथा सर बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। आपको लगता है सर इन चारों में से कोई भी एक पॉइंट जो है कल बातचीत को अटका सकते हैं या भटका सकते हैं? हाँ, देखिए, कल जो बातचीत होगी उसमें यूरेनियम एनरिचमेंट का मुद्दा थोड़ा पीछे चला जाएगा, वो बाद में बातचीत हो जाएगी। इसी तरह से लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, उसमें जो बातचीत हो रही है वो भी थोड़ा पीछे चली जाएगी। लेकिन जाहिर बात है कि सबसे पहले 2 छोटे छोटे मुद्दों को समझाना है, सुलझाना है कल की बातचीत में। एक छोटा सा मुद्दा ये है कि इजराइल जो है हिजबुल्लाह के ऊपर लगातार हमले कर रहा है, तो कल बातचीत में अमेरिका के ऊपर दबाव डाला जाएगा कि वो इजराइल को काबू में ले आए और इजराइल हिजबुल्लाह के ऊपर कुछ दिनों के लिए हमले करना बंद कर दे। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ईरान ने कहा है कि जैसे ही उसके ऊपर हिजबुल्लाह के ऊपर हमले बंद हो जाएंगे इजराइल के द्वारा, तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल देगा। तो इसमें कोई शक नहीं है कि सबसे छोटा मुद्दा और सबसे पहला मुद्दा कल ये होगा कि अमेरिका के द्वारा इजराइल पर दबाव डाला जाएगा कि हिजबुल्लाह पर हमले बंद करे। जी, उसके बाद बातचीत एकदम पटरी पर आ जाएगी। यानी आपको लगता है फिलहाल यूरेनियम इनरिचमेंट और जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो मुद्दे जो हैं बाद में डिस्कस होंगे, पहले जो प्राइमरी जो मुद्दे डिस्कस होंगे वो लेबनान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, सर अब आपको आवाज मिल पा रही है? जी हाँ रिया। जी सर, तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष सहाय जी, सर आपको क्या लगता है कल जो प्राइमरी मुद्दे होंगे जिन पर बातचीत होगी वो क्या हो सकते हैं? जेडी वैंस का वहां होना, क्योंकि इससे पहले जो दौर की बातचीत हुई थी उनमें लगभग दोनों डेलीगेशन में सेम ही लोग थे, जिसका जिक्र भी कुछ देर पहले देवनाथ जी कर रहे थे। लेकिन जेडी वैंस यानी अमेरिका के जो उपराष्ट्रपति है, उनका इस टॉक में शामिल होना, इस मीटिंग में होना, वो कितना बड़ा पॉजिटिव एक साइड आप देखते हैं? और कल किस चीज पर बातचीत सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण लेवल पर होगी? रिया, कई बार ऐसा होता है कि बहुत डीप एक्सपीरियंस नहीं होने के बाद भी इंटेलिजेंट लोग अच्छे पॉइंट्स को उठाते हैं। कल की मीटिंग का बहुत बड़ा हाई पॉइंट होगा जेडी वैंस की प्रेजेंस। अगर वो वहां पहुंच जाते हैं, आपको कल ये देखने को मिलेगा, ग्लोबल एक्सपीरियंस मिलेगा लोगों को। क्योंकि आशीष साय जी, ये भी कई लोग मानते हैं कि स्टीव विटकॉफ का वहां होना या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप के दामाद हैं कुशनर, ये दोनों ही एक तरह से रियल एस्टेट से आते हैं और कहीं ना कहीं ये डील को डील की तरह देखते हैं। बट जेडी वैंस वो एक डिप्लोमेटिक राजनेता है, वो इसका रुख काफी हद तक बदल सकते हैं। बिल्कुल रिया, सिर्फ एक जेडी वैंस की वजह से काफी पॉसिबिलिटीज हैं कि कल की वार्ता अच्छे माहौल में शुरू होगी, मैच्योर तरीके से हैंडल की जाएगी और कुछ ना कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स अगले 2-3 दिनों में देखने को मिलेंगे, सिर्फ बिकॉज ऑफ जेडी वैंस। सेंसिबल स्टेट्समैन, कंट्रोल ऑफ लैंग्वेज, सारी चीजों से वो नवाजे गए हैं। लेकिन उनको वहां पहुंचना पड़ेगा। आई रियली डोंट नो कि अभी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि ईरान का डेलीगेशन नहीं पहुंचा है, तो ये बहुत ही अनबिकमिंग हो जाएगा कि जेडी वैंस पहुंच गया और ईरान लास्ट मोमेंट पे मुकर जाए। तो आज जब अमेरिका में सवेरा होगा, अभी हो रहा होगा, अगले घंटों में जब ट्रंप साहब उठेंगे तो उनको ये सारी जानकारी देके और फिर उनसे आगे की क्लियरेंसेस ली जाएंगी। लेकिन आपने ये बहुत वाइटल पॉइंट उठाया है, जस्ट बिकॉज ऑफ जेडी वैंस इस कल की इस वार्ता का मोड़ सही हो सकता है। लेकिन उसके बाद क्या होगा, उसमें कुछ सीबीएम की जरूरत पड़ती है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जिसके लिए जेडी वैंस को एम्पावर करना पड़ेगा। वो बार बार बीच में ट्रंप को कॉल नहीं करेंगे, तो ट्रंप अनलाइक हिज प्राइमरी कोर कंडक्ट, उनको अपने पावर को जेडी वैंस को थोड़ी देर के लिए मतलब एम्पावर करना पड़ेगा कि ऑन द स्पॉट अगर जेडी वैंस बोलते हैं कि ठीक है, ईरान के
जितने इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुए हैं उसमें हम हेल्प करेंगे, बिकॉज वो बिजनेसमैन जो वॉशिंगटन में बैठा है उसका ये भी इंटरेस्ट है कि ईरान को तोड़ दिया, अब ईरान में अमेरिकन कंपनीज आके, क्योंकि पेट्रो डॉलर्स आएंगे, खूब आएंगे, लोग मदद करेंगे, तो अब वो वहां बिजनेस जनरेट करेगा 1 लाख 2 लाख अमेरिकन के लिए, बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए। तो लेकिन इसके लिए उसको जेडी वैंस को एम्पावर करना पड़ेगा। तो कल का मेन पहला स्टेप होना चाहिए 2-3 CBMs, मतलब कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, जिसमें दोनों का जो ट्रस्ट डेफिसिट है, अमेरिका का ईरान के लिए, ईरान का अमेरिका के लिए, उसमें ये पता चले कि नहीं, ये बातचीत करने के दिमाग से यहाँ आए हैं। लेकिन इसके पहले लेबनान वाला मुद्दा आज मुझे लगता है कि एज द डे प्रोग्रेसेस वो क्लैरिटी आ जाएगी। काफी पावरफुली पुश कर रहे हैं लेबनान की गवर्नमेंट ये बताने के लिए कि हम इस ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध का हिस्सा नहीं, हमारा इजराइल का अलग से बात चल रहा है। इनका पहले से एक ट्रूस हुआ है काफी 2 वर्षों पहले से, उसके बाद उसकी वॉयलेशन हुई थी। ये उसी मामले को लेकर वॉशिंगटन में जाके बात करना चाह रहे हैं 1-2 हफ्ते में। शायद वो आज ट्रम्प साहब डिक्लेयर भी करेंगे आफ्टर स्पीकिंग टू बेंजामिन नेतन्याहू, ताकि कल की बातचीत में ये मुद्दा लेबनान वाला पीछे चला जाए, और ये वेलकम स्टेप होगा। आई होप कि ऐसा हो। उसके बाद मुझे नहीं लगता कि यूरेनियम पे ज्यादा दिक्कतें आएंगी। ईरान बहुत आसानी के साथ IAEA को परमिट करेगा कि उनके यूरेनियम, और इस यूरेनियम वाली चीज के लिए जहां तक मुझे लगता है सर, एपिक फ्यूरी से पहले भी ईरान रेडी हो गया था, बात अटक रही थी बैलिस्टिक मिसाइल पर। एब्सोल्युटली, वही एक मेन मुद्दा फंसेगा कि 2000 किलोमीटर से कम की मिसाइल ही रखेगा ईरान। ये IRGC नहीं मानेगी, और इस बात को अगर वो नहीं मानेंगे तो अमेरिका भी इस पे बहुत अड़ियल रुख अपनाएगा, क्योंकि ये मुद्दा डायरेक्टली अमेरिकन लैंड पे अटैक करने का पावर देगा ईरान को किसी ऐसे समय में। यानी हो सकता है बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम जो है इस पर बात अटके, लेकिन बहरहाल वो बात की बात है, कल की मीटिंग में क्या होता है वो देखना, और किन किन पॉइंट्स पर सहमति बनती है, किन पर डिस्कशन होता है। थोड़ा सा बात पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी पर भी कर लेते हैं, क्योंकि जो आतंक का सबसे बड़ा पर्याय है, सबसे बड़ा गढ़ है, वही आज शांति दूत बना फिर रहा है। ग्रुप कैप्टन के देवनाथ जी, सर ठीक है पाकिस्तान ने पहल करी, सब लोग आज उस पहल की सराहना भी करते हैं, क्योंकि हम चर्चा कर रहे थे कि मैसेंजर की तरह यहां पर पाकिस्तान कर रहा है, ना कि मीडिएटर। लेकिन क्रेडिबिलिटी की बात करें, जिस तरह से पहले भी सीजफायर का क्रेडिट तो खूब पाकिस्तान ने, लेकिन कुछ ना कुछ इधर उधर मैसेज देने में गलतियां हुई है। जैसे लेबनान को लेकर स्टैंड जो है क्लियर नहीं था पाकिस्तान का, पाकिस्तान अलग बात कह रहा है, अमेरिका अलग, ईरान का स्टैंड अलग है। आपको क्या लगता है कल होने वाली मीटिंग में पाकिस्तान पर कितना विश्वास किया जा सकता है कि हर चीज पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ेगी? देखिए, कल जो बात होगी उसमें अमेरिका को पाकिस्तान पर 100% भरोसा है, ईरान को पाकिस्तान पर 90% भरोसा है, लेकिन इजराइल को पाकिस्तान के ऊपर 0 भरोसा है। पाकिस्तान तो इजराइल को मान्यता और ये हीटेड एक मोमेंट हुआ भी है इजराइल और पाकिस्तान के बीच में, जिस तरह से पाकिस्तान के विदेश मंत्री का, रक्षा मंत्री का मुझे लगता है एक पोस्ट आया था जिसमें इजराइल को कैंसर बताया उन्होंने, फिर इजराइल का भी जवाब आया कि पाकिस्तान जो है वो मीडिएटर बना है युद्ध का, लेकिन पक्षपात रहा है, उसका जो स्टांस है वो क्लियर नहीं है। सर इस पर थोड़ा। जी हाँ, पाकिस्तान से उनके रक्षा मंत्री ने जो ये ट्वीट किया था बहुत ही गैर जिम्मेवाराना था। ये दिखाता है कि वो पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली अपरिपक्व हैं। जो मैच्योरिटी चाहिए होती है इस तरह की इंटरनेशनल डीलिंग्स के लिए, शायद वो आसिफ साहब में नहीं थी। लेकिन देखिए, बिसाइड्स दैट दिक्कत क्या आ रही है। जी सर, शायद सर का फ्रेम फ्रीज हो गया है। ग्रुप कैप्टन सहाय जी, सर आपको क्या लगता है, जो चर्चा सर आगे बढ़ा रहे थे, सर मैं चाहूंगी आप आगे बढ़ाएं। जी, तो रिया मुझे ये लगता है कि कुछ हम इंडिया में खास करके लेफ्ट लीनिंग लोग जो हैं वो पाकिस्तान से कुछ ज्यादा ऑब्सेस्ड हैं। पाकिस्तान की इतनी वक्त भी नहीं है कि हम उनको डिस्कस करें। पहली बात, दे आर नॉट एनीवेयर क्लोज टू इंडिया एज अ स्टेट। हमारी जो मैच्योरिटी, हमारी जो ग्रोथ रेट है, हमारे जो इंटरनेशनल सिग्नेचर्स हैं, हमारी जो पहचान है, वो पाकिस्तान के आसपास नहीं, बहुत सुपीरियर है। तो पाकिस्तान कैन गो टू हेल फॉर ऑल आई केयर। लेकिन क्योंकि इस मुद्दे में वो इन्वॉल्व है, तो मैं आपको बता सकता हूँ, जैसा ग्रुपी देवनाथ भी अभी कह रहे थे, उन्होंने भी पिछले 3 दिनों में बहुत ही इमेच्योर एक्ट्स किए जो कि इस वार्ता को हार्म कर सकते हैं। उनके प्राइम मिनिस्टर ने डायरेक्टली बोला है कि लेबनान मुद्दा इस सीज फायर का एक क्लॉज था,
और इसी के साथ जेडी वांस ने ऑफिशियली ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोला कि लेबनान का मुद्दा इस सीज़फायर का हिस्सा नहीं था। अब वो दोनों जेडी वांस और इनके प्रधानमंत्री कल किस मुंह से एक दूसरे को। दूसरा एक चीज आपको और बताएं जो कि गुप्तचर विभाग में चल रही है आपके दर्शकों के लिए, ये नहीं है कि पाकिस्तान को अमेरिका बहुत गुड बॉय मानता है या उनका क्लोज है। अभी पिछले 10 दिनों के अंदर अमेरिकन सीक्रेट एजेंट्स ने आसिफ मुनीर के एक फोन को टैप किया था जिसमें वो बीजिंग में एक सीनियर लेवल वेरी हाई लेवल कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर से बात कर रहे थे एंड विद इन आवर्स उनको वॉशिंगटन से ये बताया गया था कि बताइए आप चाइना से क्या बात कर रहे हैं इस वक्त। जी। ये चीजें ओपन फोरम पे नहीं आती हैं, लेकिन ये एक हश हश चल रहा है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है, मुनीर किससे बात कर रहे हैं, ये CIA मॉनिटर कर रही है। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा विद इन आवर्स कि प्लीज टेल आप चाइना से इस समय क्या बात कर रहे हैं, डबल गेम तो नहीं खेल रहे। तो पाकिस्तान पे किसी का ट्रस्ट नहीं हो सकता, उनकी भाषा पे किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता। वो बासित साहब कहते हैं कि अमेरिका हम पे अगर अटैक करेगा तो हम इंडिया पे अटैक करेंगे। फिर प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम तो बेगिंग बाउल लेके घूमते। अभी कोई कहता है कि हमें टिश्यूज की तरह यूज करते, फिर कहते हैं अफगानिस्तान के हथियार तो हमारे पूरे सैनिकों के तनख्वाह से भी ज्यादा। ऑल दैट नॉनसेंस। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट आउट ऑफ देम? नॉट मच। हमें ठीक है अगर उनको ये जगह देनी थी। एंड इंडिया पर्सपेक्टिव, रिया लास्ट 30 सेकेंड जी, हमें इस तरह के दो बेवकूफ लीडर्स के बीच की बातचीत में नहीं पड़ना। IRGC और प्रेसिडेंट ट्रंप दोनों जिस तरह के वार्ताकार हैं, जिस तरह के लोग हैं, इनके बीच में नहीं पड़ना एक नीति की बात है। ये हमारा कंसिडर्ड कॉल है। हमने बायलैटरल तरीके से प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एंड फॉरेन मिनिस्ट्री ने लगातार प्रेसिडेंट ऑफ ईरान और ट्रंप साहब ने मोदी साहब से बात करी, मोदी साहब ने बेंजामिन नेतन्याहू से बात की और ये बोला है कि डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस ले लो, लेकिन इसके आगे तुम्हारी क्या मांग है, तुम्हारी क्या मांग है, ये हमारे पास आके बात कर लो। नहीं, इनमें से कोई इस लायक नहीं है कि इंडिया उसमें अपने टांग को अड़ाए। मुझे लगता है भारत का जो न्यूट्रल स्टैंड है वो शुरुआत से ही इस पूरे मसले को लेकर बहुत क्लियर है। भारत हमेशा से जिक्र करता रहा है कि ये युद्ध का युग नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम भारत की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि डिप्लोमेसी और डायलॉग से ही इस चीज का, इस मसले का अंत होगा। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी, सर आपको अब आवाज मिल पा रही है? जी हाँ, मैं आपको सर, सुन पा रहा हूं। थोड़ा सा बात थोड़ा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी कर लेते हैं, क्योंकि आपने कहा कि अगर लेबनान का मसला हल हो जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है फ्री पैसेज के लिए एक तरह से खुल जाएगा। लेकिन ईरान का अगर हम जो इससे पहले जो स्टैंड रहे हैं वो देखें, वो चाह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है उसे किसी भी, अगर कोई वेसल या कोई शिप किसी देश का निकलता है तो एक टोल टैक्स वसूला जाए। आपको क्या लगता है ये पॉसिबल है कि टोल टैक्स जो जिस चीज का जिक्र ईरान कर रहा है, इस चीज पर अमेरिका राजी होगा? इस पर कुछ बात आगे बढ़ सकती है, क्योंकि अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि फ्री पासेज जैसा युद्ध से पहले स्थिति थी वही चीज बरकरार रखी जाए। जी हाँ रिहा, जहां तक अंतरराष्ट्रीय मैरीटाइम कानून है, इस तरह का टोल टैक्स नहीं वसूला जा सकता है। लेकिन ये समझना पड़ेगा, ईरान तो ये टोल टैक्स 28 फरवरी के पहले कभी नहीं वसूल करता था। तो अमेरिका ने ऐसी क्या गुस्ताखी कर दी कि ईरान को स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद करना पड़ा। अमेरिका ने ईरान पर बमबारी शुरू की, क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर बमबारी शुरू की और 28 फरवरी को उस बमबारी में उनके सुप्रीम लीडर, जो कि उनके धार्मिक गुरु भी थे, उनको मार डाला। जी। तो जाहिर बात है उसके बाद ईरान हर तरीके से अपने को इस युद्ध में विजयी तो नहीं, लेकिन अपने को इस युद्ध में जिंदा रखने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इस युद्ध में पिछले 2 साल से जो वेस्ट एशिया में टेंशन है, क्या अमेरिका ने सारे इंटरनेशनल कानूनों को माना? क्या इजराइल ने सारे इंटरनेशनल कानूनों को माना? तो ये कहना कि ईरान जो टोल टैक्स वसूल करेगा वो गलत है नियम के अनुसार। लेकिन मैं इसका फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन बताता हूं। हेलो जी सर, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, लाइन कट गया मेरे ख्याल से। जी सर, कोई बात नहीं सर, आपको वैसे आवाज मिल पा रही होगी। हाँ जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। आप मेरे को सुन पा रहे हैं? जी जी सर, आपकी आवाज मिल पा रही है। आप अपनी बात रखिए सर पूरी।
हाँ, देखिए, अब ये जो ईरान ने दावा किया है कि वो टोल टैक्स लेगा, इसके कई एंगल हैं। पहली चीज तो अंतर्राष्ट्रीय नियम के अनुसार परमिटेड नहीं है, लेकिन ईरान ने ये कहा है कि वह यह टोल टैक्स अपने मित्र देशों से नहीं लेगा। भारत, चीन, शायद पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, रूस, इनके जहाजों से वो टोल टैक्स नहीं लेगा। दूसरी बात, ईरान ने ये कह दिया है कि जो देश अमेरिका के मित्र देश हैं और ईरान के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, उनसे ये टोल टैक्स लेगा। सबसे बड़ी बात है, ईरान ने कहा है कि ये टोल टैक्स इसलिए ले रहा है क्योंकि ईरान को इस युद्ध के बाद अपना रिकंस्ट्रक्शन करना है, तो उसके लिए फंडिंग के लिए ये पैसा जमा करेगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं, इतनी भयंकर चीज नहीं है। सोमालिया में जो पायरेट्स थे वो भी हर जहाज पर $1 मिलियन, $2 मिलियन लेते थे, और सोमालिया के जो पायरेट्स थे 4 साल तक वो हर शिप पर जो लाल सागर से होके गुजरते थे, जिबूती के पास से होते हुए, वो $1 मिलियन, $2 मिलियन लूट का लेते थे। अब ये जो ईरान कह रहा है कि $1 मिलियन हर शिप पे लेगा, इतना बड़ा धक्का नहीं है। देखिए, क्रूड ऑयल जो था इस युद्ध के पहले $70, $75 पर होवर कर रहा था पर बैरल, और अगर एक क्रूड ऑयल टैंकर को आप देखें तो छोटे वाले टैंकर में 1 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल आता है, और जो सुपर टैंकर्स होते हैं उनमें तो 4-4 मिलियन बैरल एक सुपर टैंकर में आ जाता है। तो पर बैरल टोल टैक्स बोलिए या जो भी बोलिए, वो या तो $1 आ रहा है पर बैरल, या 50 सेंट्स आ रहा है, या 25 सेंट्स आ रहा है। तो जहां प्राइस $75 से $115 पर जंप मार गया और अभी कम होके $95 के आसपास हो रहा है, इतने फ्लक्चुएशन में $1 अप एंड डाउन ऐसा कोई अर्थ शेकिंग टोल टैक्स नहीं है, इलीगल है, लेकिन ईरान दावा कर रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि ईरान इसको एनफोर्स कर सकता है। यानी आप कह रहे हैं अगर टोल टैक्स लगाता भी है ईरान, तब भी वो एक विन विन सिचुएशन होगी उन देशों के लिए जो फिलहाल ऑयल और गैस की किल्लत से जूझ रहे हैं। ग्रुप कैप्टन आशीष साइजी, सर आपको क्या लगता है, जो टोल टैक्स वाली बात चल रही है, अमेरिका के दबाव में आकर ईरान एक फ्री पासेज के लिए रेडी हो जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, या फिर वो अपनी जो शर्त है उस पर अड़ा रह सकता है कि नहीं, क्योंकि पर वेसल शायद 20 करोड़ की बात चल रही थी कि इतना टैक्स वो लेंगे रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए अपने देश को, क्योंकि काफी नुकसान ईरान में हुआ है। रिया, इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में ये पैसे मैटर नहीं करते, ये पॉलिसी का वायलेशन है और इसको किसी को नहीं मानना चाहिए। इंडिया शुड ऑब्जेक्ट, चाइना, रशिया, यूरोपियन यूनियन, नाटो, ईरान का ध्वस्त हुआ है, अमेरिका ने ध्वस्त किया है, वो आपस में सेटल करें। ईरान की कोई दादागिरी हॉर्मुज पे एक्सेप्टेबल नहीं है, नॉट फॉर द डॉलर, फॉर द पॉलिसी। ये पॉलिसी का वायलेशन है, ये गलत मैसेज देगा। फिर जिन जिन देशों के पास ट्रेड्स हैं, जहां से शिप्स जाती हैं, वो सारे पैसे ले सकते। तो आप ग्लोबल लेवल पे इस किस्म की बचकानी हरकत जैसा कि IRGC कर रही है, उसको किसी को परमिट नहीं करना चाहिए, भले ही ये वॉर और चलती रहे। ध्यान रखें, इंडिया के हित में ये ऐसा टिपिकल वॉर है कि दोनों तरफ इंडिया का हित है। ईरान तहस नहस हो IRGC के फॉर्म में, वो हमारे लिए अच्छा। ट्रंप साहब एकदम नेस्तनाबूद हो जाए, वो हमारे लिए अच्छा। अमेरिका एज अ ग्लोबल पावर कम होती चली जाए, वो हमारे लिए अच्छा, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया के बैलेंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। उसको पिछले 10-15 वर्षों से पता है कि इंडिया की जो ग्रोथ ट्रेजेक्टरी है उसको रोकने के लिए उसको पाकिस्तान के साथ अलाइन करना है, और उनका पाकिस्तान से कोई प्यार नहीं है। सिर्फ इंडिया के चैलेंज को काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका पाकिस्तान को पंप अप करता रहता है। तो ये कल की बात, परसों की बात में जब भी हॉर्मुज का मुद्दा आएगा, मेरी पर्सनल ओपिनियन है कि इसमें मामला पैसे का है ही नहीं, इसमें मामला है एथिक्स का, पॉलिसीज का, ग्लोबल रूल्स लॉज, जिसको आजकल कोई नहीं मानता है। लेकिन ईरान पूरे दुनिया से पैसे वसूल करे क्योंकि अमेरिका ने उसको तहस नहस कर दिया, नॉट एक्सेप्टेबल। और इसके बाद वो सारे देश जिनके पास ऐसी ओपनिंग्स हैं वहां से पैसे लेंगे, फिर एक कैओस होगा। तो दिस विल नॉट बी इन गुड टेस्ट अगर ऐसा होता है। जी रिया। और मुझे लगता है इसको लेकर देखिए भारत में भी चर्चाएं चल रही हैं। भारत की तरफ से जो है जापान के साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर चिंता जताई गई और जापान साथ भी बातचीत जारी है। एक सवाल मेरा आपसे सर, यूके देवनाथ जी,
सर अगर कल बात बन जाती है किसी भी लेवल पर और नेक्स्ट लेवल ऑफ टॉक के लिए आगे बढ़ती है, तो कल जो बात बनेगी उसका क्रेडिट कौन लेगा? पाकिस्तान लेगा, जेडी वैंस लेंगे या डोनाल्ड ट्रंप लेंगे? डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि सर डोनाल्ड ट्रंप के इससे पहले भी कई बयान सामने आए थे कि अगर बात बनेगी तो क्रेडिट मुझे जाता है, नहीं बनेगी तो जेडी वैंस के ऊपर पूरा जो है ब्लेम गेम खेला जाएगा। क्या लगता है सर आपको? और पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तान में तो कई नेता शहबाज शरीफ को नोबेल पीस प्राइज देने की मांग कर रहे हैं, तो काफी अजीब सी सिचुएशन है। अगर कल बात बन जाती है तो क्रेडिट कौन लेगा? देखिए, नोबेल पीस एक इवेंट पर नहीं मिलती है। नॉर्वे में पीस कमेटी में काफी सारे मेंबर्स होते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं। डेनमार्क, स्वीडन, नीदरलैंड, उनका भी काफी से है। और ये सारे देश जो हैं HR इंडेक्स में बहुत आगे हैं। उनको मालूम है कि पीस इनिशिएटिव लेना क्या होता है। एक बार छक्का मारने से कुछ नहीं होता। लेकिन ऑन ए सीरियस नोट, कल एक बार ये हिजबुल्लाह वाला मामला अगर क्लियर हो जाता है तो डेफिनेटली इजराइल बॉम्बिंग बंद करेगा और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगा। इसके बाद जो बाकी 10 या 15 पॉइंट हैं, कल उनको श्रेणीबद्ध तरीके से शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, मीडियम टर्म्स ऑब्जेक्टिव्स और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स में बांट दिया जाएगा। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि अगले 1-2 दिन में डिस्कस करके सोल्यूशन निकालो। मीडियम टर्म 2-4 पॉइंट ऐसे हैं कि ठीक है, बातचीत करके अगले 1 या 2 महीने में उनका सोल्यूशन निकालो, जैसे कि न्यूक्लियर बॉम्ब का क्या होगा। और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स ऐसे होंगे जिनमें साल लग 6 महीने 1 साल लग जाएगा, 2 साल लग जाएगा बात करने में। जैसे कि वो ईरान बोल रहा है कि मुझे कंपनसेट करो नुकसान के लिए, या वहां से अमेरिकन बेसिस को गल्फ कंट्रीज से हटाओ। तो इस तरह की डिस्कशन में सारे 10 पॉइंट 15 पॉइंट जो हैं वो एक दिन में खत्म नहीं होते, साल 2 साल चलते हैं। यानी कई लेवल ऑफ मीटिंग, अगर कल की मीटिंग सक्सेसफुल रहती है, सफल रहती है, तो उसके बाद भी कई लेवल ऑफ मीटिंग्स होंगी। और जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया कि कल शायद जो मीटिंग होने वाली है इस्लामाबाद में वो इनडायरेक्ट हो, लेकिन उसके बाद जो अगली मीटिंग्स होंगी वो शायद डायरेक्ट हो सकती है। हालांकि सर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्रेडिट कौन लेगा। मैं आशीष साहिब जी से पूछ लेती हूँ। सर आपको क्या लगता है अगर कल कुछ भी पॉजिटिव रहता है तो क्रेडिट आखिर किसको जाएगा? ये तो बहुत ही सब्जेक्टिव हो गया, लेकिन जाना चाहिए वैंस को, जेडी वैंस। अभी तक सबसे सेन बंदा आफ्टर मार्को रूबियो। अगर इस पूरे डिफिकल्ट टाइम्स को किसी ने मैच्योर तरीके से हैंडल किया वो जेडी वैंस है। उन्होंने पहले ट्रंप से बोला था ये युद्ध नहीं करो, लेकिन एज प्रेसिडेंट जब ट्रंप ने बोला कि करेंगे, फिर उन्होंने ट्रंप का साथ दिया। और अब ये रिजॉल्व करने के लिए, ये जानने के बाद भी कि अगर फेल कर गया तो वैंस को ब्लेम करेंगे, अगर पास कर गया तो मेरे ऊपर क्रेडिट आएगा, जो कि ट्रंप ने बोला था, आपने भी बताया। लेकिन जाना चाहिए जेडी वैंस को। उन्होंने और मार्को रूबियो ने काफी काम किया है, काफी मैच्योरिटी दिखाई है, अनलाइक ईरान एंड अमेरिका ऑन दिस। बाकी मुझे लगता है थोड़ा और इंतजार, क्योंकि कुछ ही घंटे बचे हैं, उसके बाद हाई प्रोफाइल बैठक इस्लामाबाद में। और अगर सब कुछ पॉजिटिव रहता है या नहीं रहता, उस पर आप दोनों ही कल भी हमारे साथ जुड़िएगा, इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो देखिए, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए कल हाई प्रोफाइल बैठक होने वाली है। आप दोनों का ही सर बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से एपिक फ्यूरी के बाद और ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध के बाद ये पहला मौका है जब बातचीत की टेबल पर अमेरिका और ईरान का डेलीगेशन पहुंचेगा। लेकिन कल क्या होगा, कल बात बनेगी या बिगड़ेगी, उसके लिए थोड़ा और इंतजार। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे HNN न्यूज़, जुनून सच दिखाने का।